हेलो दोस्तों, मैं गुरदीप सिंह स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मानव श्वसन तंत्र का सेकंड पार्ट। मानव श्वसन तंत्र के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था ऊपरी श्वसन तंत्र, यानी ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो अंग आते हैं उनके बारे में। आज की वीडियो में अपने पढ़ेंगे निचले श्वसन तंत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निचले श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो अंग आते हैं उनमें पहला अंग है श्वास नली, या इसे कहते हैं ट्रेकिया। यह जो श्वास नली होती है यह सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनी होती है, और ये जो उपास्थि छल्ले होते हैं ये होते हैं लचीले ऊतक। देखो, मनुष्य के शरीर का जो ढांचा होता है वो बना होता है अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर। क्या होती है अस्थियां और उपास्थियां? अस्थियां तो कहते हैं हड्डियों को, और उपास्थियां कहते हैं कार्टिलेज को। ये जो अस्थियां होती है ये तो होती हैं कठोर ऊतक यानी हार्ड टिश्यू, और जो उपास्थियां होती है ये होती है लचीले ऊतक यानी सॉफ्ट टिश्यू। ये जो श्वास नली के सी आकार के छल्ले होते हैं ये क्या करते हैं, श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, यानी ये छल्ले श्वास नली को हमेशा खुला रखते हैं, जिससे कि जो श्वसन की क्रिया है वो आसानी से होती रहे। यदि अपने श्वास नली की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो श्वास नली की लंबाई तो होती है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। अब पढ़ते हैं श्वसनी के बारे में, यानी ब्रोंकाई के बारे में। देखो, यह जो श्वास नली है यह आगे वक्ष गुहा में जाकर के 2 शाखाओं में बंट जाती है। ये 2 शाखाएं कौन कौन सी है? पहली तो है प्राथमिक दाईं श्वसनी, यह इसे कहते हैं प्राइमरी राइट ब्रोंकाई, और दूसरी शाखा है प्राथमिक बाईं श्वसनी, यह इसे कहते हैं प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकाई। यह जो श्वसनी है यह निचले श्वसन तंत्र का दूसरा अंग है। इसके अलावा ये जो दोनों श्वसनियां हैं यानी प्राथमिक दाईं श्वसनी और जो प्राथमिक बाईं श्वसनी है, दोनों आगे फेफड़ों में जाकर के छोटी छोटी नलिकाओं में बंट जाती है, जिन्हें कहते हैं द्वितीयक श्वसनियां यानी सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये जो द्वितीयक श्वसनियां हैं ये भी आगे जाकर के छोटी छोटी नलिकाओं में बंट जाती है, जिन्हें कहते हैं तृतीयक श्वसनियां यानी टर्टियरी ब्रोंकाई। अब पढ़ते हैं श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकियोल्स। देखो, ये जो तृतीयक श्वसनियां होती है ये आगे जाकर के फिर से छोटी छोटी नलिकाओं में बंट जाती है, जिन्हें कहते हैं श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकियोल्स। ये जो श्वसनिकाएं हैं ये निचले श्वसन तंत्र का तीसरा अंग है। ये जो श्वसनिकाएं हैं ये एक वृक्ष के समान दिखाई देती हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर पाई जाती है कुपिकाएं, या इन्हें कहते हैं एल्वियोलाई। ये जो कुपिकाएं होती है इनकी आकृति होती है गुब्बारों के समान, और इन कुपिकाओं से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो कुपिकाएं हैं ये श्वसन तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यदि इन कुपिकाओं के व्यास की बात करें तो इन कुपिकाओं का व्यास होता है 0.2 mm। ये जो कुपिकाएं होती है इन पर पाई जाती है रक्तवाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स। तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? एक तो होती है पुल्मोनरी धमनी और दूसरे प्रकार की होती है पुल्मोनरी शिरा। इनके बारे में अपने हृदय वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो, कुपिकाओं में ये जो रक्तवाहिनियां होती है इनका कार्य क्या होता है? इनका पहला कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना, और दूसरा कार्य होता है अवशोषित ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, यानी अवशोषित ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर जाने का कार्य करती है ये ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिनियां। यानी अपने कह सकते हैं कि जो गैसों का विनिमय होता है वो इन कुपिकाओं के द्वारा ही होता है। ये जो कुपिकाएं होती है इन कुपिकाओं में पाए जाते हैं वायु कोश, या इन्हें कहते हैं माइक्रोपोर, या इन्हें कहते हैं कुहन के रंध्र। देखो, जब अपने सांस लेते हैं तो इन्हीं रंध्रों के कारण ही हमारे फेफड़े कई गुना बढ़ते हैं यानी फूलते हैं, जिसके कारण अपने वायु को अंदर ले पाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन की, जो है फेफड़े, या इन्हें कहते हैं फुफ्फुस, और या इन्हें कहते हैं लंग्स। मनुष्य में जो फेफड़े होते हैं ये मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होते हैं, यानी हमारे शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? फेफड़े। मनुष्य में इन फेफड़ों की संख्या होती है 2। एक तो होता है दायां फेफड़ा
और दूसरा होता है बायां फेफड़ा। ये जो दायां फेफड़ा होता है ये बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। एक वयस्क मनुष्य में दाएं फेफड़े का जो औसत भार होता है वो होता है 23 आउंस और एक वयस्क मनुष्य में बाएं फेफड़े का जो औसत भार होता है वो होता है 19 आउंस। देखो 1 आउंस बराबर होता है 0.0283 किलोग्राम, यानी 1 आउंस कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 0.0283 किलोग्राम के। ये जो दायां फेफड़ा होता है इस दाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सुपीरियर, दूसरा भाग होता है मिडिल और तीसरा भाग होता है इंफीरियर। और जो बायां फेफड़ा होता है बाएं फेफड़े में खंड होते हैं 2। पहला तो होता है सुपीरियर और दूसरा होता है इंफीरियर। इसके अलावा ध्यान रखना कि प्रत्येक फेफड़ा एक दोहरी झिल्ली से बने हुए थैले में सुरक्षित रहता है जिसे कहते हैं प्लूरा या इसे कहते हैं फुफ्फुसावरण। यानी यह जो प्लूरा होता है यह फेफड़ों का सुरक्षा कवच होता है। इसके अलावा यदि मैं आपसे कहूं कि क्या व्यक्ति एक फेफड़े पर भी जिंदा रह सकता है, तो इसका आंसर है हां, व्यक्ति एक फेफड़े पर भी जिंदा रह सकता है, परंतु इससे क्या होगा, व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी। और श्वसन तंत्र का नेक्स्ट ऑर्गन है डायाफ्राम या इसे कहते हैं तनुपट। यह जो डायाफ्राम होता है यह वक्षीय गुहा का निचला फर्श होता है। यह वक्षीय गुहा क्या होती है? देखो वक्षीय गुहा को ही कहते हैं थोरैक्स कैविटी। सिंपल भाषा में यदि वक्षीय गुहा की बात करें तो गर्दन और पेट के बीच के भाग को कहते हैं वक्षीय गुहा। इसे छाती भी कह सकते हैं। यह जो वक्षीय गुहा होती है इसमें कई अंग स्थित होते हैं, जैसे कि हृदय, फेफड़े, श्वास नली, ग्रास नली और थाइमस ग्रंथि। देखो अपने श्वसन तंत्र के पिछले पार्ट में पढ़ा था कि मनुष्य में जब उच्छ्वसन की क्रिया होती है, यानी जब फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है, तो डायाफ्राम में होता है शिथिलन, यानी इस समय डायाफ्राम फैलता है। डायाफ्राम के इसी शिथिलन के कारण ही जो वायु है वो फेफड़ों से बाहर निकल पाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मनुष्य में जब निश्वसन की क्रिया होती है, यानी जब बाहरी वायु फेफड़ों तक पहुंचती है, तो डायाफ्राम में होता है संकुंचन, यानी डायाफ्राम सिकुड़ता है। और डायाफ्राम के इसी संकुंचन के कारण ही जो बाहरी वायु है वो फेफड़ों तक पहुंच पाती है। तो ये तो अपनों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब आपको बस यह ध्यान रखना है कि डायाफ्राम में यह जो संकुंचन और शिथिलन की क्रिया होती है, इसी संकुंचन तथा शिथिलन में सहायक होती है श्वसन मांसपेशियां। यानी ये जो श्वसन मांसपेशियां हैं ये सांस को लेने और छोड़ने में मदद करती है। अब बात करते हैं कि जो प्राणियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्राणियों के बारे में जिनमें श्वसन शरीर की सतह द्वारा होता है। तो कौन कौन से प्राणी हैं जिनमें श्वसन की क्रिया शरीर की सतह द्वारा होती है? इसके एग्जाम्पल हैं, पहला है अमीबा, दूसरा है हाइड्रा, तीसरा है मेंढक, चौथा है केंचुआ और पांचवा है जोंक। ये जो प्राणी हैं इन प्राणियों में श्वसन शरीर की सतह द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि इन प्राणियों में श्वसन अंग नहीं पाए जाते। दूसरे प्रकार के प्राणी वो हैं जिनमें श्वसन क्लोम या गिल्स द्वारा होता है। तो कौन कौन से प्राणी हैं जिनमें श्वसन क्लोम द्वारा होता है? इसका बस एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, वो है मछलियां। मछलियों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? क्लोम या गिल्स द्वारा। तीसरे प्रकार के प्राणी वो हैं जिनमें श्वसन श्वास नली या ट्रेकिया द्वारा होता है। तो कौन कौन से प्राणी हैं जिनमें श्वसन श्वास नली द्वारा होता है? इसके एग्जाम्पल हैं, पहला है कॉकरोच, दूसरा है टिड्डा। यानी जितने भी कीट हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं, उनमें श्वसन की क्रिया होती है श्वास नली द्वारा। और चौथे प्रकार के प्राणी वो हैं जिनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। तो कौन कौन से प्राणी हैं जिनमें श्वसन की क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है? तो इसका एग्जाम्पल है कशेरुकी प्राणी, यानी ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मनुष्य भी इसी प्रकार में आएगा, क्योंकि मनुष्य में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा होती है। तो ध्यान रख लेना, मेंढक और मछली को छोड़कर जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उनमें श्वसन की क्रिया होती है फेफड़ों के द्वारा। इन चारों प्रकारों के अलावा एक वनस्पति का प्रकार भी ध्यान रख लेना, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे पौधे जिनमें श्वसन की क्रिया होती है श्वसन मूल द्वारा,
यानी न्यूमेटोफोर द्वारा। तो कौन कौन से पौधे हैं जिनमें श्वसन की क्रिया न्यूमेटोफोर द्वारा होती है? इसका एग्जाम्पल है लवणोद्भिद पादप, या इसे कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति, या इन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स। ऐसे पौधों में श्वसन की क्रिया होती है न्यूमेटोफोर द्वारा। तो ये तो हो गए वे प्राणी, वे पौधे जिनमें गैसों का आदान प्रदान अलग अलग प्रकार से होता है। अब बात करते हैं श्वसन से संबंधित रोगों के बारे में, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। तो पहला रोग है अस्थमा, या इसे कहते हैं दमा। यह जो अस्थमा रोग है यह होता है एलर्जी के कारण, और यह जो एलर्जी है यह धूम्रपान से भी हो सकती है, धूल के कणों से भी हो सकती है, धुएं से भी हो सकती है और ठंड से भी हो सकती है। यदि अपने अस्थमा रोग के लक्षण की बात करें तो अस्थमा रोग में क्या होता है कि जब अपने सांस लेते हैं तो कठिनाई होती है, इसके अलावा खांसी भी आती है। देखो, सांस लेने में कठिनाई का कारण क्या होता है कि जो श्वसनियां होती है, ब्रोंकाई होती है, इनमें जो श्लेष्मा बनता है वह अधिक मात्रा में बनने लग जाता है। तो जो श्वसनियां होती है वो हो जाती है संकरी, जिससे हमें श्वास लेने में कठिनाई आती है। अस्थमा रोग के उपचार के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? एंटीबायोटिक दवा का। श्वसन से संबंधित दूसरा रोग है न्यूमोनिया। देखो, यह जो न्यूमोनिया रोग है यह होता है एक बैक्टीरिया द्वारा, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। न्यूमोनिया रोग का लक्षण क्या होता है? लक्षण में ध्यान रख लेना, न्यूमोनिया रोग में फेफड़ों में संक्रमण होता है, यानी इस रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। तो यह जो न्यूमोनिया रोग है, न्यूमोनिया रोग के उपचार के लिए भी क्या करना चाहिए? एंटीबायोटिक दवा का उपयोग करना चाहिए। श्वसन से संबंधित तीसरा रोग है सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस। यह जो सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस रोग है यह होता है श्रमिकों को, उन श्रमिकों को जो सिलिका या एस्बेस्टोस की खानों में काम करते हैं, यानी सिलिका या एस्बेस्टोस के कारखानों में काम करते हैं। इसके अलावा वे रोग जो धूम्रपान से होते हैं उनमें पहला रोग है वातस्फीति, या इसे कहते हैं एम्फिसीमा। दूसरा रोग है श्वसनी शोथ, या इसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस, और तीसरा रोग है फेफड़ों का कैंसर। तो आज की वीडियो के साथ ही जो अपना श्वसन तंत्र का टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपने अलग टॉपिक की बात करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।